Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Sharaz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that short story session is going on and alhamdulillah we have covered 14 to 15 short stories but nowadays I am uploading lecture in a brief manner from current notes और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेमिंगवे स्टाइल, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे स्टाइल। एग्जामिनर आपको चार तरह से कंफ्यूज कर सकता है। वो आपको कह सकता है कि यानी एक्सप्लेन कीजिए या डिस्कस हेमिंगवे टेक्निक्स और हेमिंगवे स्टाइल, और ये भी कह सकता है कि एलाबोरेट हेमिंगवे सिग्नेचर राइटिंग, ठीक है। ये वर्ड अपने जहन में रखिए, ये इस तरह आपको मॉडिफाई करके दिया जा सकता है क्वेश्चन। और फिर आपको कहा जा सकता है कि यानी राइटिंग स्किल्स और प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ हेमिंगवे स्टाइल। फिर आपको क्लासिकल एलिमेंट्स भी से भी दिया जा सकता है। ये तो 5 ईयर ओल्ड पेपर में भी आया है क्वेश्चन कि एलाबोरेट और डिस्कस दी क्लासिकल एलिमेंट्स इन हेमिंगवेज राइटिंग इन अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, ठीक है। तो आपको साथ साथ जो हैं उससे किसी भी तरीके से अगर आपको आ जाए, क्योंकि आप अभी आपके पेपर में क्लीन वेल लाइटेड प्लेस है तो आपको उसको भी साथ साथ एलाबोरेट करना है। आप एन ओल्ड मैन एंड द सी भी कर सकते हो साथ साथ। फिर आप फॉर हुम द बेल टॉल्स भी कर सकते हो इसके साथ साथ एलाबोरेट। और फिर द सन ऑल्सो राइजेस वो भी कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। मिसालें आप इसमें से इकट्ठी करके दे सकते हो उसे। अब ये जो असाइनमेंट है इसमें कुछ चीज़ों की कमी है जो कि मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे को फॉलो करने के लिए यानी उनके आर्ट ऑफ राइटिंग के 4 रूल्स थे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, वो आपको ये भी एग्जामिनर कह सकता है कि डिस्कस द 4 रूल्स ऑफ हेमिंगवे स्टाइल, ठीक है। आइसबर्ग थ्योरी जो हेमिंगवे ने पेश की थी वो भी मैंने आपको बताया था कि आइसबर्ग थ्योरी है क्या। मैं इस पर एक अलहदा से लेक्चर भी बना दूंगी आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। बर्फ़ का तोदा, ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि समुंदर में कुछ यानी इतना कुछ ऊपर आपको आइसबर्ग नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके सरफेस तो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन वो उसकी 10 गुना ज़्यादा वो डीप जो पानी के नीचे है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हेमिंगवे का भी यही स्टाइल है। अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस एक शॉर्ट स्टोरी है, वो यानी दिखने में तो छोटी है लेकिन वो अपने अंदर पूरा निज़ाम लिए हुए है कि यानी जब इंसान जवान होता है तो उसके क्या इमोशंस और फीलिंग होती हैं, फिर जब बुढ़ापे की तरफ जा रहा होता है यानी उसकी मिडिल एज जब आती है तब क्या होती है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तब क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं। छोटी सी शॉर्ट स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स को लेके उसने आपको पूरा एक लेंथी मैसेज कन्वे कर दिया है। ये है अर्नेस्ट हेमिंगवे का स्टाइल। और लिख लीजिए गाइस 4 रूल्स जो इनके हैं। एक रूल जो फर्स्ट रूल है, यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। you have to use short sentences in order to grasp the attention of your audience or reader, ठीक है। तो जितना शॉर्ट आपका सेंटेंस होगा उतना ही समझ आएगा ज़्यादा रीडर को, और वो उसको अच्छे तरीके से समझ पाएगा। सेकंड में आप लिखिए यूज़ शॉर्ट फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड उनका क्या रूल है कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपकी किसी भी राइटिंग का या पीस ऑफ आर्ट का उसको शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो लोगों को यानी इंस्पायर करता है, उसको पता लगता है कि यार आगे मज़ा आने वाला है कहानी में, ड्रामे में या किसी भी नावल में, कोई भी आप पीस ऑफ आर्ट ले सकते हो, ठीक है। अगर फर्स्ट पैराग्राफ ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो बोर हो जाएगा, आपका रीडर जो है वो फिर उसकी जो अटेंशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी इंक्लाइंड आपके काम की तरफ। थर्ड आ जाता है यूज़ विगोरस इंग्लिश, यानी इंग्लिश आपकी भरपूर होनी चाहिए, इतनी उसमें उसके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको वो इंस्पायर कर सके। फोर्थ पे आ जाता है बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। आपको जितने भी वर्ड चूज़ करने हैं, जितनी भी आपको यानी बात अपनी कोई भी आपको टॉपिक चूज़ करना है तो आपको पॉजिटिव रहना है, उसमें नेगेटिव नहीं रहना, ठीक है गाइज। ये 4 पॉइंट्स जो है इसमें नहीं दिए गए इस असाइनमेंट में, ये आप अपने जहन में रखिए। और साथ साथ ये 2 पेजेस की असाइनमेंट है, इसमें भी आइसबर्ग थ्योरी का भी जिक्र आया है, लॉस्ट जनरेशन का भी जिक्र आया है, ठीक है। ये मैं आपको अभी लाइन टू लाइन पढ़ा दूंगी, लेकिन इसके साथ साथ इन पॉइंट्स को आपको अपने जहन में रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसबर्ग थ्योरी को भी अपने जहन में रखना है। हेमिंगवेज आइसबर्ग थ्योरी के पे भी आ सकता है, एग्जामिनर दे सकता है क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको अलहदा उस पर लेक्चर अपलोड कर दूंगी, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके। A clean, well-lighted place is arguably not only one of Hemingway's best short stories, but also a story that clearly demonstrates the techniques of Hemingway's signature writing style.
तो नो डाउट कि ये जो काम है अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जो है ये बहुत ज़्यादा इनकी फेमस हुई थी। और इनकी सिग्नेचर राइटिंग गाइस क्या है आपको मैं शुरू में ही बता दूं ताकि आपको समझना आसान हो आगे। इनकी जो थ्योरी थी आइसबर्ग थ्योरी, ठीक है। ये आपको आइसबर्ग का पता है कि जो बर्फ़ का तोदा होता है, यानी जो ऊपर से तो समुंदर में होता है, जो ऊपर से तो हमें छोटा नज़र आ रहा होता है लेकिन उसके पीछे उसकी बेस बहुत बड़ी होती है, बेस स्ट्रॉन्ग होती है। तो हेमिंगवे का यही स्टाइल था कि वो बात तो छोटे अंदाज में करते थे, यानी बात तो छोटी होती थी, अल्फाज थोड़े होते थे, यानी एक छोटी सी बात होती थी लेकिन उसमें गहरा मकसद होता था और कुछ गहरी उसके अंदर बात होती है या पूरी स्टोरी उसके अंदर क्रिएट की हुई होती थी। और यानी इसकी मिसाल ऐसे ही है, फॉर सेल बेबी शूज़ नेवर वॉन, ठीक है। ये जो 6 अल्फाज हैं ना, इस 6 से हेमिंगवे ने ये यानी पूरी स्टोरी इसके अंदर क्रिएट कर दी। इसी तरह जो उनका स्टाइल है वो इस तरह का है कि वो आपने बेकन पढ़ा होगा, फ्रांसिस बेकन, ठीक है। उनकी कितनी यानी कोटेशन इतनी खूबसूरत, छोटी सी कोटेशन होती थी लेकिन अपने अंदर एक पूरा टॉपिक और पूरी बात लिए हुए होती थी कि अगर आप उसके ऊपर लिखने बैठो तो आप कई सफ़े उस पर लिख सकते हो। यही जो है हेमिंगवे का स्टाइल है कि वो शॉर्ट वे में लिखते हैं और बहुत बड़ा जो है मैसेज दे देते हैं और उसके पीछे एक पूरी स्टोरी जो है वो उसकी थीम और बैकग्राउंड लिए हुए होती है, ठीक है। Hemingway is known for his economic prose. His writing is minimalist and sparse. With few adverbs or adjectives, he includes only essential information, often writing omitting backgrounds information, transition and dialogues tags such as he said or she said. इसको अब मैं आपको एलाबोरेट कर देती हूँ कि जो उनका स्टाइल था ना वो प्रो स्टाइल इस तरह का था जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। मिनिएचर आर्ट का आपको पता है, एक छोटा बारीक बारीक सा आर्ट होता है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है आर्ट को। इसी तरह जो उनका काम था, उनका वे ऑफ राइटिंग था वो इस तरह का था कि बहुत ही खूबसूरत छोटे यानी छोटे सेंटेंसेस होते थे और कुछ एडवर्ब्स और वर्ब्स वो इस तरह यूज़ करते थे कि अपने जो है स्टोरी को बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रे करते थे, जैसे ही सेड और शी सेड जिस तरह उसने मिसाल दी है अभी आपके क्वेश्चन में। He often uses pronouns without clear antecedents and such as using the word it without clarifying what it refers to. अब यानी इतने खूबसूरत अंदाज से प्रोनाउंस का यूज़ करना कि यानी इट ये एक वर्ड है इट, वो उसे यूज़ तो कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट क्लैरिफाइंग व्हाट इट रेफर्स टू, कि यानी इट का अच्छा वो ऐसा क्यों है, यानी इट का वर्ड वो यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं क्लियर कर रहे, ये क्लैरिटी नहीं है कि ये वर्ड यूज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो हम लोगों को छोड़ते थे अपनी राय पे कि हम अपनी राय से हम खुद क्या परसीव करते हैं, हम उसके नज़दीक क्या आइडिया रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस जो है उसके नज़दीक हम क्या सोचते हैं, हम ओल्ड मैन को कैसे परसीव करते हैं, हम ओल्ड वेटर को, हम यंग वेटर को किस तरह सोचते हैं अपने लिहाज से। तो वो राइटर को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि रीडर को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि रीडर अपने हिसाब से परसीव करे एक पीस ऑफ लिटरेचर को या एक पीस ऑफ आर्ट को, ठीक है। और हेमिंगवे अप्लाइज द आइसबर्ग प्रिंसिपल टू हिज स्टोरीज़। मैंने आपको बताया अभी आइसबर्ग का कि यानी जब आप अपने जहन में आइसबर्ग को रखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा हेमिंगवे का स्टाइल है क्या, फिर आप अपने हिसाब से भी उसके बारे में काफ़ी कुछ लिख सकते हो कि देखने में तो छोटा लगे लेकिन वो असल में कितना बड़ा हो, उसका सरफेस तो आपको देखने में छोटा लगे लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा हो। और ओनली द टिप ऑफ द स्टोरी इज़ विजिबल ऑन द पेज वाइल द रेस्ट इज़ लेफ्ट अंडर वाटर अनसेड, ठीक है। और यही कि यानी जो उसकी टिप है वो तो आपको नज़र आ रही हो, यानी स्टोरी की जो विजिबल चीज़ हो वो तो नज़र आ रही हो लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो छुपा हुआ हो हिडन मीनिंग्स में, जो कि एक रीडर अपने हिसाब से तलाश करे। Hemingway also rarely specifies which waiter is speaking in the story because he has deemed such clarification unnecessary. The essential element is that two waiters are discussing a drunk old man. The rest can be omitted according. According to Hemingway's economy of style, ठीक है। अब वो यानी अपने हिसाब से उन्होंने जो डिस्कशन दिया है ओल्ड वेटर की, यंग वेटर की और ओल्ड मैन की, वो उसको अपने हिसाब से लेकर चलते हैं और उस हिसाब से स्टोरी बेस्ड करते हैं, लेकिन एक कुछ
कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी हैं जो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नहीं की। अब एक जो वो जोड़ा दिखाते हैं कि मेरे ख्याल से ब्लैक पीपल, एक लड़का और एक लड़की यानी आपस में किस करते हैं, और जो ओल्ड मैन है वो उनको ब्रांडी पीते पीते देखता है, ठीक है। उनका कोई ज़्यादा उसके यानी ये जो दो सिर्फ लोग हैं इनका सिर्फ एक ग्लिम्प दिखाया गया है और कोई इनका कनेक्शन नहीं दिखाया गया, ना ही इनसे कोई डायलॉग बुलवाया गया है, सिर्फ वो देखते हैं, ठीक है। उस देखने में ही पीछे कितनी स्टोरी है। यानी वो ओल्ड मैन उनको इस तरह देखता है कि काश उसकी भी बीवी होती तो आज उसकी भी लाइफ अच्छी होती, वो भी आपस में इंजॉय करते लाइफ को, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। तो उनको बड़े एक अजीब यानी बहुत उदास तरीके से उनको देखता है। उसका सिर्फ जो देखना है यानी जो उसका अंदाज़ है वो हमें यही समझा देता है कि कितनी इसके पीछे पूरी एक स्टोरी क्या है। उसे हमें पता लग जाता है कि ओल्ड मैन के पास वाइफ नहीं है, या तो उसकी बीवी मर चुकी है या तो उसको छोड़ के चली गई है, कुछ इस तरह की स्टोरी, ठीक है। जो यानी उसने आपको पूरी स्टोरी बताने से बेहतर है उसने सिर्फ आपको एक झलक दिखाई है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, और आपको समझ आ गई है कि वो कहना क्या चाह रहा है। यही उसका स्टाइल है। वो चाहता है कि फ़िक्रा थोड़ा हो, अल्फाज थोड़े हों, छोटे हों, लेकिन उनके अंदर हिडन मीनिंग्स हो जो कि रीडर खुद उसको ढूंढ सके। When the older waiter contemplates the idea of nothingness, Hemingway loads the sentences with vague pronouns, never clarifying what they refer to. It was all or nothing, it was only that some lived in it. Although these lines are somewhat confusing, the confusion is the point. This nothingness cannot be defined clearly. No matter how many words are used, Hemingway uses fewer words and lets the effect to his style speak for itself, ठीक है। और यानी हेमिंगवे जो है उसने ये जो नडा नडा के जो ये स्पेनिश वर्ड हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने पिछले लेक्चर में शायद फ्रेंच बोल दिया, तो अगर वो आपने सुना हो तो उसको प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। ये स्पेनिश वर्ड हैं और क्योंकि मैं कुछ पहले भी कुछ पढ़ा रही थी तो उसमें भी कुछ इस तरह के वर्ड आए थे, तो वो यानी फ़्रेंच वर्ड्स थे, तो शायद मेरे मुंह से निकल गया फ्रेंच, तो आप उसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो नडा का वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड है, और यानी ये 4 से 5 लाइनें तकरीबन इस ये नडा के वर्ड के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो है थीम आता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों का जो था यानी जिन राइटर्स को लॉस्ट जनरेशन राइटर कहा जाता है, जिन लोगों का यानी वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी कि राइटर जो थे वो बागी हो गए थे, यानी उनका खुदा से एतबार उठ गया था, और वो कुछ इस तरह के पीस ऑफ आर्ट लिख रहे थे जिसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म प्रोमिनेंट थीम थी उनकी, ठीक हो गया, डोमिनेंट थीम थी। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम नडा की बात कर रहे थे। तो जो ये वर्ड था ये इस पे यही रिलेटेड था कि यानी ज़िंदगी का कोई भी मकसद नहीं है, सब कुछ नथिंग है, नथिंगनेस जो है वो प्रिवेल कर रही थी इसमें। और कि यानी जो तख्तों पे भी बैठे हुए हैं, जो किंग हैं, जो प्रिंस हैं, उनका भी आखिरकार कुछ भी नहीं होना, उन्होंने भी मर ही जाना है। हम ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से गुजारते हैं, जो गरीब है उसने भी मर जाना, जो अमीर है उसने भी मर जाना है, ठीक है। और जिसने इतनी आसाइशें देखी हैं उसका भी एंड कबर है, और जिसने परेशानियां देखी हैं उसका भी एंड कबर ही है। और हम चलते फिरते जो भी काम करते हैं फिर भी यानी सुबह उठते हैं और कामों पे लग जाते हैं, रात होती है, सोती है, फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। तो हर चीज़ का अगर देखा जाए इख्तिताम तो कुछ भी नहीं निकलता ना, नथिंगनेस ही निकलता है। तो ये सारा जो है ये नडा के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे वो इस तरह एलाबोरेट करता है कि उसका स्टाइल इस तरह का है नडा के लफ्ज़ को लेकर कि हर इंसान डिफरेंट तरह से, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई किसी तरह का है, कोई किसी तरह का है, तो हर इंसान इसको अपने वे में लेगा, ठीक है। हेमिंगवे ने अपना काम तो कर दिया स्टोरी लिख के, अब बाकी जो इसको पढ़ेगा और जिस तरह इसको अपने जहन पे यानी ज़ोर डाल के सोचेगा तो वो उसे अपने हिसाब से परसीव करेगा। अब देखते हैं जी द डिसेप्टिव पेसिंग ऑफ द स्टोरी। आगे वो कहता है यहाँ, यस, Hemingway does not waste words on changing sense or making the passage
Sorry once again, guys. Hemingway does not waste words on changing scenes or making the passage of time, leaving it up to us to keep track of what's happening and the story pacing. ठीक है, अब वो हमें यानी वक्त हमारा ज़ाया नहीं करता कि यानी वो लंबा नहीं करता काम को कि जी यानी सीन बदल रहा है और जो नया पैसेज जब वो यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ वो हमें बड़े अच्छे तरीके से एकदम से कहानी को यानी जब वो कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक टर्न लेती है, तो वो हमें बड़े आसानी तरीके से समझा देता है। ये नहीं कि वो अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करता, यानी आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ, आसान अल्फाज में, कि वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करता, ना अपना और ना रीडर का। वो ज़्यादा बात को खींचता नहीं है, बल्कि ऐसे अल्फाज और ऐसे सेंटेंस यूज़ करता है जिससे हम लोगों को बात छुपी हुई सामने नज़र आ जाती है। For example, only a brief conversation between the waiters takes place between the time when the younger waiter serves the old man a brandy and the time when the old man asks for another. अब वो यानी वो टाइम जो जब वो ओल्ड मैन जो है वो ब्रांडी मांगता है बार बार, तो यंग वेटर और ओल्ड वेटर के दरमियान में कन्वर्सेशन दिखाता है वो, ठीक है। वो सिर्फ उसी पे नहीं बात करता रहता, ओल्ड मैन पे एक तरफ वो दिखा रहा है कि वो ब्रांडी पी रहा है, मीनवाइल जितनी देर में वो ब्रांडी पीता है इतनी देर में जो दोनों वेटर हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं उसके बारे में, कि एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये इतनी लेट नाइट क्यों बैठता है। फिर वो उसे बताता है कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो कहता है क्यों, वो कहता है जबकि इसके पास प्लेंटी ऑफ मनी भी थी, इसके बावजूद उसने यानी ख़ुदकुशी करने की कोशिश, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास आउट करते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है, हेमिंगवे इज़ नॉट सजेस्टिंग दैट द ओल्ड मैन हैज़ स्लक बैक द ब्रांडी क्विकली, इन फैक्ट द ओल्ड मैन स्टेज इन द कैफ़े फॉर द लॉन्ग टाइम। अब जो है वो सिर्फ यानी ब्रांडी जल्दी जल्दी पीने की वजह से नहीं आया यहाँ, वो असल में टाइम स्पेंड करना चाहता है एक ऐसी पुरसुकून जगह में जहाँ उसको सुकून महसूस हो, जहाँ उसको जो उसकी जो टेंशन्स हैं और जो उसके यानी इनर फीलिंग्स हैं, जो उसके ऐसे इमोशंस हैं जो उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या जिसकी वजह से उसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की थी, उन सबको भुलाने के लिए वो उस कैफ़े में आता है। सिर्फ शराब पीने के लिए ही नहीं आता, बल्कि शराब तो एक बहाना है उस ऐसी जगह पे बैठने के लिए जहाँ उसको सुकून महसूस होता है बाकी शोर गुल वाली दुनिया से। क्योंकि इतनी वो उसे डेफ भी दिखाया गया है ना, उसको ये कहा गया कि यानी अब ये क्लियर नहीं है कि वो बेचारा असल में डेफ है या वो डेफ बनने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया से शोर-गुल, यानी इतना शोर है इस दुनिया में, इतने काम और इतना हंगामा है कि वो उससे अपने आप को सेपरेट कर चुका है ओल्ड मैन, ठीक है। इसीलिए वो बस खामोश रहता है और आगे से जवाब नहीं देता। और a pace of a clean, well-lighted place may seem swift, but the action of the story actually stretches out for much longer than it appears to. The sitting, drinking, and contemplating that make place at languid action. We may read the story quickly, but the scenes themselves are not quick. ठीक है, यानी स्टोरी देखने में तो छोटी है, लेकिन वो इतनी वो अपने अंदर जो है वो जो उसके सीन हैं दमसेल्व्स आर नॉट क्विक, वो क्विक नहीं है इतने, यानी उनको समझने के लिए अक्ल भी होनी ज़रूरी है। हमें पता सारी स्टोरी हमें समझ आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर शॉर्ट स्टोरी छोटी, यानी ये स्टोरी छोटी सी है तो इसका मतलब भी छोटा सा ही होगा। जिस तरह गाइस मोरल स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, हम बच्चों को सुनाते हैं, छोटी छोटी सी स्टोरीज़ होती हैं ना, तो उनके पीछे कितना एक बैकग्राउंड होता है। हम जब वो स्टोरी बच्चे को सुनाते हैं तो उससे एक पूरा लेसन बच्चे को टीच करते हैं कि आप फिर उसे पता लगता है कि हाँ मैंने झूठ नहीं बोलना। हम इत्तेफाक में बरकत बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो उससे बच्चों को पता लगता है कि हम लोगों ने आपस में जब खेलना है एक दूसरे के साथ तो चीज़ों को शेयर करना है। हम लोग जब आपस में मिलकर बैठेंगे खेलेंगे तो ज़्यादा बरकत पड़ेगी। तो ये यानी जो इस तरह की स्टोरीज़ होती थी, इसी तरह हेमिंगवे का स्टाइल है कि वो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन अपने अंदर पूरी एक पूरा यानी आइसबर्ग है। वो ऊपर से तो देखने में तो छोटी है स्टोरी, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी बात है और उसका बहुत बड़ा अंदर एक कोई थीम और बैकग्राउंड है, ठीक है। और आगे चलते हैं। यस, Just as Hemingway does not waste words by trying to slow down his scenes, he also refrained from including unnecessary
transition. For example, when the older waiter leaves a cafe and mulls over the idea of nothingness, he finished his parody of prayer, and without any transition that suggests that he was talking that he was walking, we suddenly find him standing at a bar. अब जब ये नहीं निकलता है, ओल्ड मैन वहाँ से निकलता है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिट होती हैं ना चीज़ें। एक मिसाल के तौर पे कि जब वो ओल्ड मैन छोड़ता है कैफ़े को, तो एक जब वो ओल्डर वेटर जो होता है अपने आप में कुछ डिस्कशन कर रहा होता है, हम समझ रहे होते हैं कि शायद वो चलते फिरते ये सारी बातें अपने आप से कर रहा है, नडा नडा की, लेकिन असल में वो चलते फिरते नहीं कर रहा होता। वो एक बार में खड़ा होता है, यानी रास्ते में जो उसके आता है घर के और कैफ़े के रास्ते में जो आता है, तो वो वहाँ खड़े होकर वो चीज़ें सोच रहा होता है, उसके जहन में वो चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। और yes, Hemingway lets the waiter's thoughts serve as a transition. When he writes, एक जगह से दूसरी जगह हमारा दिमाग कन्वर्ट करता है ना। अभी हम कहाँ थे, अभी हम ओल्ड मैन की बात कर रहे थे, फिर एकदम से हम कहाँ आ गए, फिर हम वहाँ ओल्ड वेटर के नडा के वर्ड पे आ गए, एकदम से ट्रांजिट किया ना। When he writes, he smiled and stood before a bar. यानी वो लिखता है जब वो मुस्कुराता है और हल्का सा यानी अपने आप में स्माइल करता है, जिस तरह हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं और फिर हम लोग ऐसे अजीब सी हंसी हंसते हैं ना, जैसे कुछ इस तरह के हम सोच रहे हैं और फिर हमें अपने पे ही हंसी आ जाए कि यार ये क्या यानी ज़िंदगी है, क्या सोच है, जब हम आह ऐसे करके भी बोलते हैं और एक आह हमारे मुंह से निकलती है। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट करने की हेमिंगवे ने कोशिश की है कि वो नडा वाली सारी बातें अपने ज़हन में सोचता है कि नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं है, मीनिंगलेसनेस है दुनिया में और आखिरकार कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, मौत ही है। तो वो फिर मुस्कुराता है, अपने आप में ही एक चीज़ सोचता है कि यार क्या है ज़िंदगी का मकसद, कुछ भी नहीं है। तो we are mean to understand that the waiter had been walking and moving as he was thinking to himself, और हमें ये लगता है कि जैसे वो चलते फिरते शायद उसने ये बातें सोची हैं और बोली हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक जगह पे खड़ा होता है और उसके जहन में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। And when the waiter orders a drink at the bartender offers him another just 2 sentences later. Again, Hemingway is not suggesting that the waiter gulps his drink. Instead, he conveys only the most essential information in the scene. अब यानी जो बारमैन है, ठीक है, वो ओल्ड मैन जब रुकता है तो उसको कहता है कि व्हाट डू यू वांट या व्हाट विल बी फॉर यू, कि यानी वो उसे असल में पूछना चाहता है कि आप क्या लोगे, ब्रांडी पियोगे या यानी वो उससे असल में पूछना चाह रहा है कि तुम्हें कुछ चाहिए, शराब या कुछ और। तो वो फिर उसको आगे से कहता है कि यानी पता नहीं कॉफ़ी, अ लिटिल कॉफ़ी, ये सब कुछ इसी तरह का वर्ड कहता है। तो वो फिर उसको कॉफ़ी देता है, यानी ज़्यादा क्योंकि वो अपनी सेंस में है ही नहीं, वो बेचारा कुछ सोचों में ही गुम है, तो वो स्पीचलेस होता है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती। तो फिर इसी तरह जो बारमैन होता है वो उसको कहता है कि अनदर फनी मैन, और पता नहीं कुछ इस तरह का ही वर्ड उसे कहता है। मैंने अपनी वो पूरी ये पढ़ाई है, आप उसको सुन लेना, उसमें लाइन टू लाइन टेक्स्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आपको बल्कि अपने हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से स्टोरी को परसीव करेगा, तो जो भी आपको बेहतर लगे उसमें से आप कोटेशंस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आगे आ गया इसका लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। द टर्म लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू द राइटर, मैं से वेटर पढ़ने लगी थी क्योंकि वेटर पढ़ के मुंह पे वेटर ही चढ़ा हुआ था। द टर्म लॉस्ट जनरेशन रेफर्स टू द राइटर्स एंड आर्टिस्ट लिविंग इन पेरिस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. The violence of World War I, also called the Great War, was unprecedented and invalidated previous ideas about faith, life and death. अब मैंने आपको बताया लॉस्ट जनरेशन, अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड वार वन जो थी उसमें इतना यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड था ना, ऐसा डिज़ास्टर था जो कभी शायद उसका यानी उसे कभी भुलाया जा ही नहीं सकता। तो जो उस टाइम के यानी उस जनरेशन के जो राइटर्स थे ना, उन्होंने इस तरह के लिखे थे जिस तरह लॉस्ट जनरेशन से आप याद कर लो कुछ बाकी राइटर्स जिनका खुदा से एतबार उठ गया था, और उन्होंने कुछ ऐसा काम लिखा था जो एग्जिस्टेंशलिज्म को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। और कभी यानी वो मीनिंगलेसनेस दिखाई जा रही थी, और आपने वेटिंग फॉर गॉडॉट पढ़ा होगा, उसमें यानी मीनिंगलेसनेस को बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है।
और यानी दिखाया गया है कि इंतज़ार उसमें क्रिश्चियनिटी में भी है ना यही चीज़ कि आप जो है कोई आएगा और आपको आके हेल्प मिलेगी या कुछ इस तरह का उनका सीन है उनकी, यानी अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन मिथोलॉजी। तो वो भी इंतज़ार करते रहते हैं अपने गॉड का कि शायद वो आएगा और हमारे लिए कुछ इस तरह की कुछ करेगा कि हम लोग जो हैं हमारा हिसाब नहीं होगा, हम बच जाएंगे और कुछ इस तरह की चीज़ें। तो लोगों का जो एतबार था वो यानी उठ गया हुआ था, उनका यकीन जो था वो उठ गया था ज़िंदगी से, और उनको था कि बस यानी जो है मौत ही मौत है, और उनका कोई ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बस आखिरकार में जो है मरना ही मरना है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ दैट फोकस्ड ऑन गॉड, लव एंड मैनहुड डिजॉल्व लीविंग लॉस्ट जनरेशन राइटर्स एड्रिफ्ट। ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया कि खुदा से उनका यकीन उठ गया था। दे स्ट्रगल्ड विद मॉरल एंड साइकोलॉजिकल एमलेसनेस एज दे सर्च्ड फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ इन चेंज वर्ल्ड। अब हर इंसान अपने हिसाब से सोच रहा था ज़िंदगी गुजारने का मकसद। ठीक है, हर इंसान का अपना तरीका था कि अगर हम मीनिंग ढूंढें तो हम मीनिंग कहाँ ढूंढें, यानी लाइफ का ज़िंदगी का मकसद क्या है। This search for a meaning and these feelings of emptiness and aimlessness reflect some of the principal ideas behind existentialism। ठीक है, अब यानी ये जो थ्योरी थी existentialism, ये इसके अंदर जो खालीपन था, जो aimlessness थी, यानी आपका जो बेमकसद थी ज़िंदगी और उसकी उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा आर्ट फॉर्म क्रिएट किया जा रहा था, ऐसा यानी ऐसे पीस ऑफ आर्ट लिखे जा रहे थे, ऐसा लिटरेचर लिखा जा रहा था जिसमें आप फाइंड करने की कोशिश की जा रही थी कि असल में मकसद है क्या ज़िंदगी का, अगर ज़िंदगी है तो क्यों है, यानी अगर हम किस पर्पज़ से किस एम के लिए इस दुनिया में आए हैं, अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद तो है ना। तो हर राइटर अपने हिसाब से उसको लिख रहा था, और यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे को भी लॉस्ट जनरेशन राइटर कहा जाता है। Existentialism is a philosophical movement rooted in the work of the Danish philosopher Søren Kierkegaard, who lived in the mid-18th century. The movement gained popularity in the mid-19th century thanks to the work of the French intellectuals Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre जो थे ना वो बहुत बड़े इसके हामी थे existentialism के। ठीक है, और Simon D. Beauvoir and Albert Camus, including Sartre, Jean-Paul Sartre, being an nothingness 1943. According to his existentialist, life has no purpose, the universe is different to human being and humans must look to their own actions to create meaning। ठीक है, उनके हिसाब से जो थी यानी जो दुनिया है वो कह रहे थे कि मीनिंगलेसनेस बहुत ज़्यादा है, और अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना है तो उसको अपने लिहाज से मेहनत करना पड़ेगी और उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो किस लिए इस दुनिया में आया है। ठीक है, हर इंसान देखो, कोई जो बच्चा होता है उसमें हम बचपन से ही देखते हैं कि उसकी टीचिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, वो दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात समझा देता है। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं वो उनमें हम बचपन से ही देखते हैं कि कुछ जो लड़के होते हैं वो इंजीनियरिंग में बड़ा शौक़ रखते हैं बच्चों, यानी कुछ चीज़ें तोड़ते हैं और फिर उसको अच्छे से जोड़ देते हैं। कुछ बच्चों में हम लोग देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ होता है। ठीक है, तो बात ये है कि समझने की कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आप यानी किस चीज़ में माहिर हो, और अगर आप किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हो तो क्या आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, आइदर यू आर एबल टू वर्क ऑन दैट प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, और यही जो है मीनिंग अपने अंदर तलाश करने की ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपको यानी किस लिए इस दुनिया में लाया गया है। कुछ जिस तरह हम लोगों के डिफरेंट रिलीजन में होते हैं जी, यानी अपने रिलीजन को प्रमोट करने वाले लोग, तो वो उनका ये दिमाग होता है तो वो उस फील्ड में आ जाता है क्योंकि उनको लगता है बेहतर कि वो ये काम कर सकते हैं। इसी तरह हर इंसान, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज़लेस है, ये कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी परिंदा, कोई भी पौधा, कोई भी जानवर, कोई भी यूज़लेस नहीं है। हर इंसान, हर चीज़ का कोई ना कोई इस दुनिया में मकसद है। उस मकसद को तलाश कर लोगे तो फिर वो आपके लिए ज़िंदगी जो है गुजारना आसान हो जाएगी।
If it is possible to create meaning at all, existentialists consider questions of personal freedom and responsibility. अभी मैंने आपको ये समझाया कि हर इंसान को आज़ाद होना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने तमाम क्वेश्चन को के आंसर्स को तलाश करना अपने वे में, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरा क्या चाहता है या दूसरा किस चीज़ में माहिर है। हर इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से समझे, सीखे। और उसको अभी हमारे यहाँ तो ये होता है कि मैट्रिक के बाद बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसने फ़ील्ड कौन सी चूज़ करनी है, यानी वो किस चीज़ में माहिर है। बस बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें ये होता है कि हमने नंबर इतने लेने हैं। माँ बाप को भी इतनी होश नहीं होती कि वो देखें कि उनके बच्चे का जो है ज़्यादा लगाव किस चीज़ की तरफ है। बस यही अफरा तफरी पड़ी होती है और बच्चे जो हैं इसी चीज़ में आगे मार खा जाते हैं। कुछ साइंस में अच्छे होते हैं तो उन्हें आर्ट रखने पे मजबूर किया जाता है, जो आर्ट्स में अच्छे होते हैं उन्हें साइंस रखने पर इतना मजबूर किया जाता है कि वो बेचारे बिल्कुल ही रह जाते हैं अपनी पढ़ाई में। तो माँ बाप की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे तो बेचारे करेंगे अपने लिए कोशिश, लेकिन माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उन बच्चों की ज़िंदगी का मकसद है उसको उस लिहाज से करने दें, उसको फ्रीडम दें पूरा, ना कि उसके ऊपर अपना यानी स्ट्रेस डालें। ठीक है। Although Hemingway was writing a year before existentialism became a prominent cultural idea, his questioning of life and his experiences. Questioning of the life and his experiences as a searching member of the lost generation gave his work existentialist overtone. अब यानी वो existentialism का जब ये शुरू हुआ था, इस पे काम लिखना शुरू हुए थे, तो उससे पहले का उसका काम है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं तो उसको भी लॉस्ट जनरेशन राइटर माना जाता है। ठीक है गाइस, होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थोड़ा यानी तकरीबन आधे घंटे का हो गया, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है। हेमिंगवे स्टाइल में आप 3-4 पॉइंट्स बना लो। आपको एग्जिस्टेंशलिज्म पे भी बात करनी है, आपको उसकी आइसबर्ग थ्योरी पे भी बात करनी है, आपको ये भी बताना है कि वो छोटे अल्फाज यानी छोटी लाइनें यूज़ करके बड़ा मैसेज दे देता था। इसके साथ साथ आपको अपना जो भी बेहतर लगता है आप उसको एलैबोरेट करते जाओ और अपने आंसर को मोर वर्थी बनाते जाओ। Thank you for watching guys, but please don't forget to like, share and subscribe my channel in order to get more interesting videos. Thank you so much guys.